इलास्टिसिटी का एक दूसरा रिलेशन यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन रेशियो। तो इसमें एक रिलेशन निकालना है। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशियो में एक रिलेशन निकाला था। इस बार हम यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन रेशियो में निकालेंगे। तो इसके लिए हम एक कंसिडर करते हैं एक क्यूब। कंसीडर the front side of क्यूब। एक क्यूब है जिसको हम इसका फ्रंट साइड कंसिडर कर रहे हैं। ये इसका फ्रंट साइड है मान लिया। और इसका ए बी सी डी ये फ्रंट साइड हो गया किसी क्यूब का। और इस क्यूब के एक साइड पर हम फोर्स लगा रहे हैं टेंजेंशियली, ये फोर्स लग रहा है। और इस फोर्स के लगने की वजह से इसके शेप में परिवर्तन हो जाएगा और ये पॉइंट जो एक है ये थोड़ा सा शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा न्यू पोजीशन पे, और बी पॉइंट शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ जाएगा। ए डैश और ये हो गया हमारा बी डैश, ये बी है। ये एंगल जिस पर ये शिफ्ट हुआ है, ये कॉर्नर इसका या जो लेटरल चेंज हुआ है, तो ये थीटा चेंज हुआ है इस फोर्स लगाने से। और पहले इसका डायगोनल जो था वो डी बी था, अब इसका डायगोनल डी बी डैश हो गया है। ठीक उसी तरीके से इससे पहले जो डायगोनल था वो दूसरा डायगोनल ए और सी था, जो कंप्रेस होकर के ए डैश सी हो गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर फोर्स एक टेंजेंशियली लगाएंगे तो एक डायगोनल इसका इंक्रीज कर जाएगा मगर दूसरा डायगोनल डिक्रीज कर जाएगा, शेप में चेंज, इसी वजह से शेप चेंज हो जाता है। तो अब हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं और किस डायरेक्शन में डायगोनल में कितना चेंज हो रहा है ये निकालते हैं। A force F is worked tangentially along side AB, where the side DC is fixed। और दूसरी साइड जो यहाँ पर DC है ये फिक्स है और सिर्फ इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। तो जो शेयरिंग स्ट्रेन होगा यानी कि थीटा, ये होगा ए डैश जो चेंज हुआ डिवाइडेड बाई ए डी, यानी कि थीटा एंगल जो हुआ ए डैश और ये चेंज हुआ। अब हमने ये मान लिया कि कंसीडर फ्रंट साइड ऑफ क्यूब ऑफ लेंथ एल। तो अगर इसकी लेंथ एल थी, ये हमारी लेंथ एल है साइड इसकी, और जो चेंज हुआ स्मॉल एल हुआ, तो थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। ये स्ट्रेन होगा और जो स्ट्रेस होगा शेयरिंग स्ट्रेस, यानी कि टी जो होगा
एफ अपान एरिया यानी कि एफ बाई एल स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकाल सकते हैं हम। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकाल सकते हैं, वो ईटा इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन यानी कि टी बाई थीटा। अब इस फोर्स को लगाने की वजह से इस क्यूब का एक डायगोनल इंक्रीज कर जाएगा मगर दूसरा डिक्रीज कर जाएगा। तो इसी चीज़ को कॉन्सेप्ट लेते हुए हम किसी एक डायगोनल में कितना चेंज हुआ है उसकी डायगोनल की लेंथ में वो हम निकालते हैं। अल्फ़ा और बीटा दो क्वांटिटीज हमने पहले मानी थी। अल्फ़ा एंड बीटा आर लॉन्गिट्यूडिनल एंड लेटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। तो एक्सटेंशन जो होगा वो किसी एक डायगोनल में होगा। इस डायगोनल में जो एक्सटेंशन होगा वो डी बी, इसका डायगोनल है, ये बढ़ के डी बी डैश हो जा रहा है। तो एक्सटेंशन इन डायगोनल डी बी वो होगा डी बी इसकी लेंथ टाइम्स टी अल्फ़ा। और जो कंप्रेशन होगा बीसी में कंप्रेशन इन डायगोनल एसी, इसमें इस डायगोनल में कंप्रेशन हो रहा है, ये ए डैश ही हो जा रहा है एसी। ये होगा AC इंटू टी इंटू बीटा। सिंस AC इज इक्वल टू डी बी, दोनों डायगोनल ही हैं ओरिजिन, ये आपका L√2 था। तो टोटल जो होगा इन वो होगा, दोनों का ऐड हो जाएगा L√2 टी अल्फ़ा प्लस बीटा। ये टोटल एक्सटेंशन हुआ डायगोनल डीबी में। इस डायगोनल में जो टोटल एक्सटेंशन होगा वो ये होगा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर मान लिया हमने और इसको हमने n दे दिया, तो एन बी डैश हमारा हो गया। ये टोटल एन बी डैश हुआ, ये हमारा हो गया अब ये एन बी डैश को हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। तो एन फ्रॉम ट्रायंगल एन से एन बी डैश इक्वल टू होगा बी बी डैश कॉस 45। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, ये स्ट्रेट आ रहा है। तो ये हमारा जो ट्रायंगल बना ये वाला,
ये बी है और ये बी डैश है, ये 45 है, ये 45 है और ये हमारा एन है। तो एन बी डैश इक्वल टू बी बी डैश कॉस 45। बी बी डैश की वैल्यू स्मॉल एल थी जो इंक्रीमेंट हुआ है, इक्वल टू कॉस 45 की वैल्यू √2 1/√2। क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 जो एन बी डैश में निकाला है लेटरल स्ट्रेन से और स्ट्रेस से, कंप्रेशन से, और दूसरा ये ट्रेंगुलर से, ये दोनों सेम होंगे, यानी कि L/√2 इज इक्वल टू L√2 T अल्फ़ा प्लस बीटा, या इसको इस तरह लिख सकते हैं T टाइम्स कैपिटल L बाई स्मॉल l इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा, या इसको लिख सकते हैं T बाई स्मॉल l बाई कैपिटल L इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स अल्फ़ा हमने बाहर निकाल लिया तो 1 प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। तो T बाई L बाई L इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स अल्फ़ा 1 प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। या T बाई L ये थीटा है जिसे हम पहले निकाल चुके हैं, 1/अल्फ़ा इसको ऊपर ले जा सकते हैं 2 टाइम्स 1 प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। T बाई थीटा ये हमारा यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, 1/अल्फ़ा ये हमारा यंग मॉडुलस है अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस बीटा बाई अल्फ़ा ये हमारा पॉइसन रेशियो है। तो y इज इक्वल टू निकल गया 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ये दूसरा रिलेशन निकला, सेकेंड रिलेशन। तो दो रिलेशन हम निकाल चुके हैं, एक गामा में, एक के में और एक सिग्मा में। वो ये था गामा इक्वल टू 3 टाइम्स के 1 माइनस 2 सिग्मा, पहला रिलेशन। और दूसरा रिलेशन अभी जो निकाला है वो गामा में, ईटा में और सिग्मा में, वो निकाला हमने y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। अब इन दोनों रिलेशन से एक तीसरा रिलेशन निकाल सकते हैं, थर्ड रिलेशन। वो y के और ईटा, यानी कि तीनों जो कांस्टेंट हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस, इन तीनों में आपस में रिलेशन इन्हीं दोनों से निकाल सकते हैं। पहले तो वैसे रिलेशन बिटवीन y के ईटा। तो हम जानते हैं दो रिलेशन, वी नो दैट y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, या इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 माइनस 2 सिग्मा इज इक्वल टू y बाई 3k।
एंड दूसरा हम जानते हैं y इक्वल टू ईटा 1 प्लस सिग्मा, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, और 1 प्लस सिग्मा इज इक्वल टू वाई बाई ईटा। क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों को अगर एलिमिनेट करें तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग 2 मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 सिग्मा इक्वल टू 2 वाई बाई ईटा। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, इक्वेशन 1 एंड 3, तो ये हमारा हो जाएगा 3, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट -2 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 इक्वल टू वाई बाई 3 के प्लस वाई 2 वाई बाई ईटा। यहाँ से y नीचे ले लें हम, 3/y इज इक्वल टू 1 बाई 3 के प्लस 1 बाई। तो इस तरह से टोटल 3 रिलेशंस निकल गए हमारे। पहला रिलेशन निकला y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। दूसरा रिलेशन y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। और तीसरा रिलेशन निकला 1/y इज इक्वल टू 3/y इज इक्वल टू 1/3 के प्लस 1 बाई ईटा। तो ये 3 रिलेशन निकले इलेक्ट्रिसिटी के। अगला टॉपिक है एनर्जी से रिलेटेड है। जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी एनर्जी में कितना परिवर्तन होता है या उस पर कितना वर्क करना पड़ता है। तो टॉपिक का नाम है वर्क डन पर यूनिट वैल्यू। तो हमने मान लिया कि ये एक वायर है जिसकी लंबाई L है और एरिया इसका A है, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है। तो इसकी लंबाई में जो परिवर्तन होगा या जो चेंज होगा उस पर कितना वर्क करना पड़ेगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ए वायर ऑफ लेंथ L and cross sectional area
ए। इस पर जो फोर्स लग रहा है तो फोर्स होगा वो स्ट्रेस निकाल लेते हैं, स्ट्रेस और फोर्स अपॉन एरिया होगा स्ट्रेस, और जो स्ट्रेन होगा वो स्मॉल एल बाई कैपिटल एल होगा। तो यंग मॉडुलस से टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से निकालेंगे हम एफ बाई ए डिवाइडेड बाई स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। यानी जो यंग मॉडुलस इक्वल टू एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाई स्मॉल एल बाई एल, या एफ एल बाई ए एल। तो फोर्स की वैल्यू निकालें यहाँ से, फोर्स इक्वल टू वाई ए एल बाई कैपिटल, ये फोर्स हो गया। और जो वर्क डन होता है वो फोर्स जो होगा डी डब्ल्यू होगा, वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, जो चेंज होगा लेंथ में चेंज हुआ, इसमें कितना डी एल लेंथ चेंज करने में कितना वर्क हुआ वो इतना होगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स वाई ए एल बाई कैपिटल एल डी एल। टोटल वर्क डन फ्रॉम जीरो टू एल, अगर वायर को इसकी लेंथ को एल तक इंक्रीज करें तो टोटल वर्क डन होगा, इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से एल तक के लिए, वाई ए स्मॉल एल बाई एल डी एल। जो कांस्टेंट है वो ए है, वाई है, ए है, और एल कांस्टेंट निकल जाएगा, और ये हो जाएगा जीरो टू एल इंटीग्रेशन एल डी एल, या गामा वाई ए बाई एल हाफ एल स्क्वायर। इसको रीअरेंज करें तो 1/2 वाई बाई एल बाई स्मॉल एल इंटू स्मॉल एल बाई इंटू एरिया। ये वर्क डन हो गया। हमको निकालना है वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम निकालने के लिए वर्क डन जो हमारा आया है वो आया है हाफ वाई वर्क डन हमारा आया हाफ वाई बाई एल इंटू एल ए। तो वर्क डन पर यूनिट वैल्यू अगर निकालना हमको, वर्क डन पर यूनिट वैल्यूम, तो W बाई वैल्यूम हो जाएगा
इज इक्वल टू हाफ वाई बाई एल एल इंटू ए एल डिवाइडेड बाई ए एल। ये हाफ वाई बाई एल बाई एल इंटू एरिया एरिया कैंसिल हो गया, एल बाई एल। ये हमारा स्ट्रेस है, हाफ स्ट्रेस, और ये हमारा एल बाई एल स्ट्रेन है। वर्क डन पर यूनिट वैल्यू। तो किसी वायर में जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसके शेप में या साइज में जो परिवर्तन होता है, तो उसकी परिवर्तन की वजह से जो चेंजेस होते हैं या जो बदलाव आता है, उसमें जो वर्क डन किया जाता है पर यूनिट वैल्यू, उसकी वैल्यू होती है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। एक आखिरी पॉइंट, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सिग्मा यानी कि पॉइसन रेशियो। अगर हम फार्मूले से देखें तो सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो लाई करती है -1 से लेकर के 0.5 तक, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम लिमिट 0.5 होगी और जो मिनिमम लिमिट होगी -1। लेकिन नॉर्मली आमतौर पे जितने भी मटेरियल्स हैं उनके लिए सिग्मा की वैल्यू 0.2 से लेकर के 0.4 तक मेजर होती है, यानी वैल्यू। तो ये प्रैक्टिकली है और ये आइडियल है। तो नॉर्मली जो सिग्मा की वैल्यूज होती है वो 0.4 से लेकर के 0.2 तक वेरी करती है फॉर ऑल मटेरियल्स। बिहेवियर ऑफ ए वायर और ए बार अंडर इंक्रीजिंग स्ट्रेस। जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, तो जैसे आप ग्राफ देख रहे हैं, जैसे हम इसका स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे धीरे धीरे स्ट्रेन इसका बढ़ता जा रहा है, यानी कि इसकी परिवर्तन चेंज हो रहा है। और यहाँ पर ए पॉइंट इसकी इलास्टिक लिमिट है। इसके बाद अगर हम बढ़ाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो वो बॉडी अपने वापस अपने शेप में नहीं आ पाएगी। तो इसे हम लोग प्लास्टिक रेंज कहते हैं। तो कुछ रेंज हैं, जैसे पहला हो गया परमानेंट सेट, जहाँ पर ये कांस्टेंट है, कोई स्ट्रेन नहीं है, बॉडी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद एक रेंज होगा इलास्टिक रेंज, जिसमें कि अगर आप फोर्स लगाएंगे और फोर्स हटा लेंगे तो बॉडी अपने आप वापस उस लिमिट में आ जाए, अपनी शेप में आ जाएगी। और इस इलास्टिक रेंज लिमिट की क्रॉस करने के बाद बॉडी अपने बिना फोर्स लगाए ही
हटाने के बाद भी बॉडी अपनी शेप में नहीं आ पाती, इसे हम लोग प्लास्टिक रेंज कहते हैं।